नमस्कार, स्वागत है आपका जनता टीवी में। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। चलिए बात कर लेते हैं 4 मिनट 18 मंडल की। जसपुर कोतवाल रहे अशोक कुमार पर यौन शोषण का आरोप लगाने वाली युवती को पुलिस ने किया गिरफ्तार। युवती के साथ युवक भी गिरफ्तार। युवक से पुलिस ने पत्नी के चोरी के सामान को भी बरामद किया। फिरोजाबाद में पुलिस पर हमला करना परिवार वालों को पड़ा महंगा। 21 तारीख को आरोपी को पकड़ने गई थी पुलिस, तभी परिजनों ने कर दिया था पुलिस पर हमला। पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया। बाराबंकी में किन्नरों की वर्चस्व की जंग का मामला आया सामने। किन्नर ने लखनऊ के किन्नर की जमकर की पिटाई। बाराबंकी के किन्नर का आरोप, लखनऊ से आकर यहां पर किन्नर का गलत काम ये करते थे। बाराबंकी में बड़ा सड़क हादसा। अनियंत्रित तेज रफ्तार ट्रक रेलवे फाटक बैरियर में जा घुसी। मोड़ पर तेज रफ्तार के चलते हुआ बड़ा हादसा। हापुड़ में युवक की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल। पीड़ित ने पुलिस से भी गुहार लगाई। पुलिस की गिरफ्त से बाहर आरोपी। हरदोई में एवन हॉस्पिटल के डॉक्टर, कर्मचारी और आशा बहुओं के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज। हॉस्पिटल में इलाज के दौरान गर्भवती महिला की हुई थी मौत। परिजनों ने हॉस्पिटल के डॉक्टर्स और कर्मचारियों पर लगाया था लापरवाही का आरोप। बरेली में अलायंस बिल्डर्स के एमडी, निदेशकों समेत 17 पर धोखाधड़ी और षड्यंत्र की एफआईआर दर्ज। डीएम शिवाकांत द्विवेदी ने सभी को किया भूमाफिया घोषित। सभी के खिलाफ पुलिस ने लुकआउट नोटिस जारी किया। हमीरपुर नगर पालिका ने 43 सरकारी विभागों को भेजा नोटिस। सालों से टैक्स नहीं दे रहे थे विभाग को, नोटिस भेजा गया। हरदोई बवालों में रहने वाले दरोगा कृष्ण प्रताप सिंह पुलिस सेवा से बर्खास्त। लखनऊ एसपी ने की कार्रवाई। चेकिंग के दौरान उच्च अधिकारियों के बारे में अभद्र टिप्पणी का मामला। आजमगढ़ के जहानागंज के मंदे बाजार में शॉर्ट सर्किट से हार्डवेयर की दुकान में लगी आग। आग लगने से दुकान में रखे लाखों का सामान जलकर खाक। दमकल की गाड़ियों ने आग को कंट्रोल किया। रुद्रपुर में काशीपुर रोड पर ट्रक की टक्कर से बुलेट सवार युवक की मौत। हादसे में एक साथी भी हुआ घायल। रुद्रपुर से काशीपुर की ओर जा रहे थे युवक। बिजनौर के एसपी दिनेश सिंह ने पुलिस लाइन के गार्ड कार्टर्स पर पुलिस झंडा दिवस के मौके पर ध्वजारोहण किया। एसपी ने कर्मचारियों को सुनाया पुलिस का इतिहास। बिजनौर में अज्ञात बदमाशों ने छात्र को मारी गोली। इलाज के दौरान छात्र की मौत। पुलिस बदमाशों की तलाश में जुटी। आगरा में 2.5 साल के बच्चे को अगवा होने से बचा हड़कंप। वारदात करने वाला सीसीटीवी कैमरे में कैद। आरोपियों की तलाश में जुटी है पुलिस। हाथरस में युवक के खंबे से बांधकर मारपीट का मामला। मामूली विवाद के चलते दबंगों ने युवक की जमकर की पिटाई। युवक का मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। फतेहपुर में बाइक चोरी की वारदात पर शिकंजा कसने की तैयारी। हुसैनगंज थाने की पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम ने मिलकर अलग अलग कंपनियों की चोरी की 10 मोटरसाइकिलों के साथ 2 शातिरों को किया गिरफ्तार और जेल भेजा। उधम सिंह पुलिस को मिली है बड़ी सफलता। गुमशुदा लाखों की कीमत के मोबाइल को एसओजी काशीपुर की टीम ने पकड़ा। बरामद मोबाइल को पुलिस ने लौटा दिया। प्रतापगढ़ में बुजुर्ग दलित महिला ने एसपी से लगाई गुहार। एसपी ऑफिस में दिया शिकायत पत्र। थाने में सुनवाई न होने पर पहुंची एसपी ऑफिस। दलित विधवा महिला ने धोखाधड़ी का लगाया आरोप। महिला की पूरी जमीन का बेनामा कराने का आरोप। केंद्रीय कानून मंत्री एसपी सिंह बघेल मैनपुरी पहुंचे हैं, जहां पर उन्होंने बीजेपी केंद्रीय चुनाव कार्यालय में बयान देते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी किसी भी स्थिति में अपने गढ़ को नहीं बचा पाएगी और रघुराज शाक्य भारी मतों से विजयी होंगे। आगे उन्होंने कहा कि विरासत तो नेताजी मुलायम सिंह यादव के नाम से थी, लेकिन अब अखिलेश यादव विरासत को सुरक्षित नहीं रख पाए हैं और समाजवादी पार्टी की जीत नामुमकिन है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा से ही जनता के हित में काम किया। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी को अब बीजेपी का डर सता रहा है। एक सिंपल सा कारण है कि भारतीय जनता पार्टी के भी पिछले 15-20 साल के इतिहास में सबसे कठिन चुनाव था 2019 का लोकसभा चुनाव, जिसमें बीएसपी और समाजवादी पार्टी ने गठबंधन किया था। और वो दोनों वो पार्टियां हैं जो उत्तर प्रदेश में 4-4, 5-5 बार सरकारें गठबंधन से भी बना चुके हैं और अकेली दम पर भी पूर्ण बहुमत की बसपा ने भी और सपा ने भी सरकार बनाई।
7 से 12 बसपा और 12 से 17 उन दोनों का गठबंधन था और उन नेताओं में वोट ट्रांसफर करने की क्षमता है। इसके बावजूद बहुत बड़े कद्दावर नेता स्वर्गीय श्री मुलायम सिंह यादव जी केवल 94,000 वोटों से ही अपना चुनाव जीत पाए थे। इतना स्पष्ट कोई बोलता नहीं है राजनीति में। बीएसपी अपने दम पर आगरा, एटा, फिरोजाबाद, हाथरस, मथुरा, अलीगढ़, इवन मैनपुरी लोकसभा में कम से कम 1 लाख वोट डाल देती है। अब 19 और 22 के इस उपचुनाव में ये फर्क आ रहा है कि अब बसपा का गठबंधन नहीं है, 1 लाख वोट कम हो रहा है। ऊपर से मुलायम सिंह यादव जैसे कद्दावर नेता प्रत्याशी नहीं है। और वहीं मैनपुरी में समाजवादी पार्टी के किशनी विधानसभा से विधायक ब्रजेश कठारिया का ऑडियो जो वायरल हो रहा है और जिसमें उन्होंने लोकसभा उपचुनाव में एक व्यक्ति से हथियार निकालकर जंग छुटाने की बात कहते हुए नजर आ रहे हैं। इस पर एसपी कमलेश दीक्षित ने ऑडियो में संज्ञान लेते हुए आचार संहिता के उल्लंघन करने को लेकर सदर कोतवाली में मुकदमा पंजीकृत कराया है। वहीं दूसरी ओर ऑडियो वायरल होने के बाद भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष प्रदीप चौहान ने सपा पर निशाना भी साधा है। हेलो, चुहे विधायक जी, योगेश कटेरिया बोल रहे टिमरक से। जी टिमरक भाई बताओ। कैसे हैं साहब? ठीक है। और कौन प्रत्याशी कौन आ रहे यहाँ पे, क्या नाम जी? मैनपुरी अपने भाभी आ रही है। अब तुम कपड़ा कपड़ा धोल के हथियार निकाल के सब जंगे अंगे छुड़ाए ले। बस 1-2 दिन में गाड़ी भेज रहे, मौज मस्ती मारो महीना भर। चलो ठीक है। हम भेज रहे, 1-2 दिन में गाड़ी भेज रहे तुम्हारे के लालच से। हाँ मिली थी, सूचना मिली थी हमें, क्या नाम। हम भेज रहे, 1-2 दिन में भेजेंगे। ठीक है साहब। तो प्रचार चालू है वो? मैनपुरी कोतवाली में किसनी विधायक के खिलाफ आदर्श आचार संहिता के वायलेशन का एफआईआर लॉन्च हुआ है। एक ऑडियो वायरल हुआ था जिसमें विधायक द्वारा अपने किसी समर्थक से चुनाव के दृष्टिकोण से असलहा तैयार करने की बात कही जा रही थी। वायरल होने के पश्चात संज्ञान में आया, तत्पश्चात उनके विरुद्ध एफआईआर लॉन्च किया गया। इस संबंध में आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। निर्वाचन आयोग से हमें अपेक्षा है वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराएंगे। वैसे समाजवादी पार्टी ने मैनपुरी लोकसभा में कभी फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने नहीं दिया है। सरकारें कोई भी रही हूं, उन्होंने प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष धन बल बाहुबल का सदैव प्रयोग किया है। और इस बार अभी दैव योग से आपके पब्लिक डोमेन में आ गया ये ऑडियो। ये तो ऑडियो केवल एक छोटी सी वानगी है, वो लोग क्या क्या करते होंगे ये आप कल्पना कर सकते हो। 2004 का बाई इलेक्शन हुआ था, यहाँ पर पूरे पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी का इलेक्शन काउंटर माइन हुआ था। मालूम है क्या हुआ था? इलेक्शन कमीशन ने जांच कराई थी, तो जब हम लोग आफ्टर वोट कास्ट करने के बाद जब सिग्नेचर करते हैं रजिस्टर पे, तो कोई सिग्नेचर करे, अंगूठा लगाए, तो उस पे रजिस्टर पे पैरों के अंगूठे पाई गई थी। मतलब एक आदमी बैलेट यूनिट पे, कंट्रोल यूनिट पे बैठ गया और रजिस्टर नीचे रख लिया, इंक पैड नीचे रख लिया, एक बैलेट यूनिट से कमांड दे रहा है। और वहीं समाजवादी पार्टी के मोहम्मद आजम खान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और वहीं बीजेपी का दामन छोड़कर आए भारी संख्या में लोगों को आजम खान ने सपा भी ज्वाइन करवा दी है। आजम खान ने कहा कि आप जो भी कर सकते हो मदद कीजिएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि आप लोगों के पास मौका है, आप हमारी कसौटी पर खरा उतरे और हम भी इस बात का ख्याल रखेंगे कि हम भी आपकी कसौटी पर खरा उतरें। अगर हम आपकी कसौटी पर खरा नहीं उतरते हैं तो आप हमें छोड़ सकते हैं। लेकिन क्या हो रहा है, इस पर टिप्पणी करने से बेहतर यह है कि हम खुद उसका एहसास करें और हालात का मुकाबला करें और एक ऐसी फतह दर्ज करें जिससे आने वाले लोगों को ये सबक हो कि लोकतंत्र को दमन तंत्र से नहीं दबाया जा सकता। बहुत गंभीर चुनौतियां माननीय मंत्री जी के सामने हैं और हमारे सबके और आप लोगों के सामने हैं। 40 साल के लंबे संघर्ष के बाद रामपुर का जो चरित्र और रामपुर का चेहरा आजम खान साहब ने बदला है और एक नई पहचान रामपुर को पूरी दुनिया में दी है। उसको मिटाने के लिए, उसको नुकसान पहुंचाने के लिए और रामपुर को फिर उस अंधेरे की तरफ ले जाने के लिए जिससे आजम खान ने 40-50 साल की राजनीति में वापस लाए हैं,
उस अंधेरे की तरफ ले जाने की साजिशें हो रही हैं। इन्हीं साजिशों का नतीजा है कि आजम खान साहब की हिम्मत कमजोर करने के लिए, उनको राजनीतिक नुकसान पहुंचाने के लिए फर्जी मुकदमे लगाए गए, और ये सब जुल्म और ज्यादती की लंबी कहानी जो हम सब अपनी खुली आंखों से देख रहे हैं, जो पिछले 4 साल से जनपद में हो रहा है। यहाँ का प्रशासन कर रहा है, यहाँ का शासन कर रहा है, लेकिन हमारे लिए फख्र की बात है, गर्व की बात है कि हमारे नेता के अंदर जुल्म के खिलाफ लड़ने की जो ताकत हिम्मत कल थी वो आज भी है। और वहीं मैनपुरी उपचुनाव को लेकर सियासत इस वक्त जोरों पर है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने सभा पर तंज कसते हुए कहा कि अखिलेश चुनाव जीतने के लिए चाचा शिवपाल की ठोड़ी वो खुजला रहे हैं। और आपको बता दें कि भूपेंद्र चौधरी जसवंत नगर में कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि सबसे ज्यादा गुंडागर्दी इसी क्षेत्र में थी, लेकिन अब समय बदल गया है। सपा को लगता है कि उनका गढ़ है, ये तो उनका भ्रम है, और अब किसी का गढ़ ये नहीं रहा, सब कुछ बीजेपी का है। और जिस दिन मतगणना होगी उसी दिन इलाके का इतिहास बदल जाएगा। सपा के लोग अपने घर में प्रधानी को तरस जाएंगे। धीरे धीरे सारी जनता प्रदेश की और देश की भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के साथ जुड़ी है। मैनपुरी में भी इतिहास बदलेगा। निश्चित रूप से आने वाली 5 तारीख को जसवंत नगर सहित 5 विधानसभा की सीटें मैनपुरी की भाजपा जीतेगी, बड़े अंतर से जीतेगी। हम लोगों ने पूरी तैयारी की है, घर घर जाएंगे, अपनी सरकार का रिपोर्ट कार्ड जनता के बीच में रखेंगे, और उन्होंने जो कर्म किए हैं 2012 से 17 तक के, उनके भी जनता के सामने रखेंगे। तो निश्चित रूप से मुझे विश्वास है कि अब जो लोग हमारे बड़े बड़े नेता उपचुनावों में नहीं जाते थे, आज घर घर घूम रहे हैं, गली गली घूम रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की बढ़ती हुई ताकत का ही परिणाम है। और समाजवादी पार्टी मैनपुरी में अपनी हार सुनिश्चित मान चुकी है और उसी के भय से घर घर घूम रहे हैं। और खतौली विधानसभा सीट पर बीजेपी प्रत्याशी राजकुमारी सैनी को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का नाम तक नहीं पता। मीडिया के सवाल पर उन्होंने कहा कि इतना समय नहीं है और बहुत टाइम हो गया है, हमने उनसे बातचीत नहीं की है। साथ ही उन्होंने कहा कि 2 साल कोरोना की वजह से विकास नहीं हो पाया। और अच्छी खासी पॉपुलर का 2017 में मिशनरी में पहला स्थान था, और 2022 में वोट तो ज्यादा मिले थे, तो कम रह गया। चुनाव में बिगाड़ा पड़ा, क्योंकि 2013 के रंगीला मुकदमे दायर हो रहे थे। एक मुकदमे के तहत 2 साल की सजा हुई और विधायकी चली गई। और भारतीय जनता पार्टी ने, भाजपा के बड़े नेताओं ने मेरे ऊपर विश्वास करके मेरी धर्मपत्नी को दिया है। आपसे आशा करता हूँ कि आप 5 दिसंबर को कमल के फूल के सामने वाला बटन दबाकर भारी मतों से विजय बनाएंगे। एक भारी प्रत्याशी है, क्षेत्र का है, ये अंतर है। तो 5 दिसंबर को भारी को बाहर करना। और वही सीएम योगी आदित्यनाथ आज गुजरात के दौरे पर हैं। आपको बता दें कि सीएम योगी गुजरात विधानसभा चुनाव में 4 विधानसभा क्षेत्रों में जनता को संबोधित कर वोट मांगेंगे। सबसे पहले सीएम योगी ने भगवान श्री कृष्ण की नगरी द्वारका में जनसभा को संबोधित किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि पीएम मोदी जब गुजरात के सीएम थे तो उन्होंने विकास की नई इबारत लिखी। साथ ही आपको बता दें कि सीएम योगी ने रैली को संबोधित करते हुए कहा कि अनुच्छेद 370 को समाप्त करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ जो निर्णय लिया वो आतंकवाद की ताबूत में अंतिम कील साबित हो रहा है। जनता की आस्था की प्रतीक भगवान द्वारिकाधीश को कोटि कोटि नमन करते हुए मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं। मैं आप सबका अभिनंदन इसलिए भी करता हूं कि हमारे मथुरा वृंदावन के कान्हा को आपने द्वारिकाधीश बना करके लोक पूज्य बना दिया। हम सब जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म आज से 5000 वर्ष पहले उत्तर प्रदेश के मथुरा में हुआ था।
उनकी बाल लीलाओं से मथुरा, वृंदावन और बरसाना और आसपास का क्षेत्र उपकृत है। वे पूरे क्षेत्र हमने तीर्थ बना दिए हैं। और भगवान कृष्ण जब असुरों का संहार करते हुए द्वारिका में पधारे थे, तो यहां की लोग पूज्य जनमानस ने उन्हें द्वारिकाधीश बना करके यहां के राजा के रूप में सम्मान दिया है। और इसलिए भाइयों बहनों, आप सबका मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं। गुजरात की धरती देश के लिए प्रेरणा की धरती रही है। प्रेरणा देश की आजादी के आंदोलन के दौरान राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नेतृत्व में लड़े गए आजादी के आंदोलन का हो, या फिर आजादी के बाद जब इस देश को ब्रिटिशर अनेक टुकड़ों में बांटना चाहते थे, उन सभी षड्यंत्रों को दरकिनार करते हुए भारत गणराज्य की एकता का आधार बनाने वाले लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की धरती भी यही गुजरात है। और वहीं अलीगढ़ में 25 नवंबर को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आ रहे हैं और यहां पर वो तमाम कार्यकर्ता और पदाधिकारियों के अलावा तकरीबन 15,000 बुद्धिजीवियों से संवाद भी करेंगे और साथ ही सीएम योगी नगर निगम चुनाव की तैयारियों का जायजा भी लेंगे। आपको बताने के समय अलीगढ़ नगर निगम में महापौर के पद पर मोहम्मद फुरकान, जो कि बहुजन समाजवादी पार्टी से हैं, वो काबिज हैं और उससे पहले बीजेपी के काबिज यहां पर थे। और चुनाव के मद्देनजर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ किसी भी तरह की तैयारियों को छोड़ना नहीं चाहते। और वही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गुरुवार को वीरांगना नगरी यानी कि झांसी आगमन के मद्देनजर युद्ध स्तर पर झांसी प्रशासन तैयारियों में लगा हुआ है और सड़कों और चौराहों को चमकाने का काम यहां पर जोरों शोरों से चल रहा है। शहर के बीचों बीच स्थित लक्ष्मी व्यायाम मंदिर के में सीएम योगी की जनसभा ये होनी है, इसकी तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी है। वीरांगना लक्ष्मीबाई की भूमि पर मुख्यमंत्री 1 घंटा 50 मिनट तक रहेंगे। मुख्यमंत्री योगी प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन को संबोधित करेंगे और साथ ही लगभग 328 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया जाएगा और इसके बाद हेलीकॉप्टर से प्रयागराज के लिए प्रस्थान करेंगे। देखिए, कल दिनांक 24 नवंबर को उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जनपद झांसी का भ्रमण किया जा रहा है, जिसमें प्रबुद्ध जनों को उनके द्वारा उनसे वार्ता की जाएगी, उनका संबोधन दिया जाएगा। इसके साथ ही साथ जनपद में 325 करोड़ से ज़्यादा धनराशि की शिलान्यास और लोकार्पण किया जाएगा। तो उसके लिए जो आवश्यक तैयारियां हैं, चाहे सुरक्षा संबंधी हो, लॉजिस्टिक संबंधी हो, जो प्रबुद्ध जन आएंगे उनके बैठने और अन्य चीज़ें हैं, टॉयलेट साफ़ सफाई, पीने का पानी, सबकी लगभग व्यवस्था हो गई है। कल 24 नवंबर को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का झांसी दौरा है। झांसी के लक्ष्मी व्यायाम मंदिर इंटर कॉलेज में एक प्रबुद्ध सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री शिरकत करेंगे। सम्मेलन में लगभग 8 से 10 हज़ार लोगों के आने की संभावना है। कल झांसी को 328 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात मिलने जा रही है। आगामी नगर निकाय चुनाव को देखते हुए यह दौरा काफ़ी अहम माना जा रहा है। यहाँ पर तैयारियों का जायजा लेने के लिए हम लोग आए हैं कि किस तरह की तैयारियां चल रही हैं कल की जनसभा को लेकर। तो हम दिखाना चाहेंगे आपको कि सामने एक भव्य स्टेज बनाया गया है, जहां पर लगातार यहां पर लोग काम कर रहे हैं। इस समय तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। झांसी के जिला अधिकारी व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक लगातार तैयारियों का जायजा ले रहे हैं कि किस तरह की तैयारियां चल रही हैं। मैं कैमरामैन से कहूँगा कि पूरी तरह से इसको दिखाएं। यहाँ पर जो बैठने की व्यवस्था है 8 से 10 हज़ार लोगों की, वो इस तरह से बनाई जा रही है कि भीड़ में किसी तरह से किसी को कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। तमाम जेडीए के अधिकारी लोग लगातार यहाँ पर निगाह रखे हुए हैं कि किस तरह से व्यवस्थाएं सुचारू चल रही हैं। यहाँ पर झांसी के यातायात को भी इस तरह से डाइवर्ट किया गया है कि आम जनमानस को किसी तरह की कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े।
और वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से आज मुख्यमंत्री आवास में 37वें नेशनल जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप स्वर्ण पदक विजेता हिमांशु कुमार और रजत पदक विजेता सचिन सिंह बोहरा ने मुलाकात की है। मुख्यमंत्री ने दोनों एथलीट को आगामी खेलों की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि आगे भी राज्य सरकार ऐसे ही प्रतिभावान खिलाड़ियों को प्रशिक्षण आदि के लिए हर संभव मदद देगी। मुख्यमंत्री ने दोनों एथलीट के उज्जवल भविष्य की कामना भी की है। और वहीं यूके एसएससी पेपर लीक मामले में कोर्ट में पैरवी के लिए एसटीएफ, उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में मुकदमा लड़ने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता यानी कि स्पेशल काउंसलिंग की नियुक्ति करने जा रही है और इसके लिए एसटीएफ ने 3 वरिष्ठ अधिवक्ताओं की लिस्ट शासन को भेजी है। शासन की ओर से इसमें से एक अधिवक्ता की नियुक्ति की जाएगी और साथ ही 19 आरोपियों की जमानत याचिका करवाने के लिए जमानत खारिज करवाने के लिए एसटीएफ जल्द ही लोअर कोर्ट के आदेश को उच्च न्यायालय में चुनौती भी देगी। कि कुछ अभियुक्त ऐसे थे जिनकी जमानत यहाँ से लोअर कोर्ट से हुई थी और उनकी बेल कैंसिलेशन के लिए जो एसटीएफ ने हाई कोर्ट में प्रभावी पैरवी करने के लिए पीएचक्यू के माध्यम से एक स्पेशल काउंसिल की डिमांड की है, तो जिससे कि वहाँ पर जो ये बेल कैंसिलेशन के जो प्रकरण है उसमें प्रभावी ढंग से पैरवी की जा सके। और वहीं विधानसभा सत्र से पहले आयोजित 2 कैबिनेट बैठकों में राज्य आंदोलनकारियों को मिलने वाली क्षितिज आरक्षण पर कोई चर्चा नहीं की गई, जिसके बाद कचहरी स्थित शहीद स्मारक पर राज्य आंदोलनकारियों ने आपात बैठक बुलाकर सरकार के खिलाफ बिगुल फूंकने का ऐलान कर दिया है। राज्य आंदोलनकारी मंच के जिलाध्यक्ष प्रदीप कुकरेती का कहना है कि जो आरक्षण की व्यवस्था राज्य गठन के बाद से लागू थी उसको एकाएक रोक दिया गया और अब सरकार से उम्मीद थी कि कैबिनेट बैठक में इसको लेकर कोई निर्णय लिया जाएगा, लेकिन ऐसा कोई फैसला नहीं लिया गया, जिसके बाद अब सभी राज्य आंदोलनकारी आर पार की लड़ाई लड़ने का मन बना चुके हैं। जिस प्रकार से लगातार इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से लेकर प्रिंट मीडिया तक जो है राज्य आंदोलनकारियों और महिला आरक्षण के बारे में बार बार जिस प्रकार से स्लोगन आए और बयान बाकायदा ब्यूरोक्रेसी के बयान भी आए और सरकार के भी बयान आए और लगातार प्रत्येक कैबिनेट मीटिंग से उसको नदारद किया जा रहा है, तो हम ये मान लें कि क्या राज्य आंदोलनकारियों की लगातार उपेक्षा हो रही है? ये राज्य आंदोलनकारियों की उपेक्षा उन शहीद परिवार की उपेक्षा क्यों हो रही है? 9 साल से हम लोग उस चीज से जो व्यवस्था पहले बनी हुई थी उस व्यवस्था से 9-10 साल से हम लोग जो है एक किनारे कर दिए गए, लेकिन सरकार ने राज्यपाल से एक्ट मंगाने के बावजूद अभी तक उसमें कोई लाइन ऑफ एक्शन नहीं लिया, कोई अध्यादेश जारी नहीं किया, कोई उसमें जो है कैबिनेट में मामला लेके नहीं आए और कहीं ना कहीं इस बात को लेकर राज्य आंदोलनकारियों में जो है रोष व्याप्त है। और प्रदेश स्तर पर क्योंकि अब विधानसभा सत्र भी आने वाला है, हम इसी बात की रणनीति तय कर रहे हैं कि क्या हमें मुख्यमंत्री घिराव करना है या सचिवालय घिराव करना है या विधानसभा घिराव में करके अपनी बात को पुष्टि करा के उस चीज को इंप्लीमेंट कराने के लिए हम लोग आगे आएंगे। और वे हल्द्वानी में तराई पूर्वी वन प्रभाग के जंगलों में अब अवैध अतिक्रमणकारियों पर शिकंजा कसना शुरू हो गया है। वन विभाग अब व्यापक पैमाने पर अवैध अतिक्रमण के अभियान चलाने की योजना बना रहा है, जिसके लिए अवैध अतिक्रमण को चिन्हित किया जा रहा है। डीएफओ संदीप कुमार ने बताया कि पहले चरण में 24 बड़े अतिक्रमण को हटाया जाएगा, जिन्हें नोटिस भी दिया गया और इसके साथ ही गौला रेंज और डॉली रेंज में भी अतिक्रमण पर यह कार्रवाई होगी। और वन विभाग के क्षेत्र में अगर कोई रिजॉर्ट या फिर कोई कमर्शियल गतिविधियां पाई गई हैं तो उनके खिलाफ एक्शन लेने की बात सामने आई है। डीएफओ संदीप कुमार के अनुसार अवैध कब्जों के खिलाफ अब वन विभाग ताबड़तोड़ कार्रवाई करेगा, जिनको चिन्हित करने के लिए वन विभाग की टीम को लगाया गया है। दिसंबर के पहले सप्ताह से यह अभियान शुरू हो जाएगा। देखिए, इसमें जो है हमारे पास दो तीन प्रकार के जो है अतिक्रमण जो है वो हम चिन्हित करने जा रहे हैं अभी, और कुछ में जो है ऑलरेडी हमने नोटिस वगैरह शुरू कर दिए हैं। इसमें हमारे पास जो है पूरा जो उधम सिंह नगर के कुछ तहसील्स हैं, तहसील खटीमा है और स्टारगंज है, जिसमें हमने ऑलरेडी जो है नोटिस दे चुके हैं और अब जो है हम वहाँ पे जिनके द्वारा जो है अतिक्रमण खाली नहीं किए हैं बलपूर्वक जो है अतिक्रमण खाली करने जा रहे हैं। उसके अतिरिक्त जो है अभी गौला का भी जो है हमारे पास राजपुरा एरिया का जो है कुछ बताया गया है कि वहाँ पे भी अतिक्रमण जो है अभी टेम्परेरी अतिक्रमण जो है वो बढ़ने का ऐसी कोई न्यूज़ मिली है, तो हम जो है इसका एक अभियान के रूप में ले रहे हैं और ऐसे समस्त अतिक्रमण जो रिवर बेड में, खास करके रिवर बेड में हैं, उनको जो है उनको जल्द से जल्द खाली करवाया जाएगा।
और वे प्रदेश सरकार भ्रष्टाचार खत्म करने की बात कर रही है, लेकिन अपने ही सरकार के खिलाफ लालकुआं बीजेपी युवा मोर्चा मंडल अध्यक्ष नगर पंचायत के चेयरमैन लालचंद सिंह के खिलाफ भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए धरने पर बैठ गए हैं। बीजेपी युवा मोर्चा मंडल अध्यक्ष बॉबी संबल नगर पंचायत के अंतर्गत हुए कार्यों में भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए धरने पर बैठे हैं और नगर पंचायत में हुई भारी वित्तीय अनियमितताओं की जांच की मांग कर रहे हैं। बॉबी संबल ने नगर पंचायत में भारी अनियमितताओं को लेकर अपने समर्थकों के साथ 5 दिन से धरने पर वो बैठे हैं। और वहीं बोर्ड की परीक्षाएं 2023 को लेकर बोर्ड सभागार में परिषद निदेशक आर.के. कुंवर की अध्यक्षता में बैठक खत्म हो गई है। बैठक में प्रदेश भर के मुख्य शिक्षा अधिकारी शामिल हुए। निदेशक आर.के. कुंवर ने बताया कि साल 2023 में संपन्न होने वाली बोर्ड परीक्षाओं की प्रतियोगिताएं जो परीक्षा है फरवरी माह में यह करवाई जाएगी। प्रैक्टिकल्स की अगर बात की जाए, साथ ही आपको बता दें कि रिटर्न परीक्षाएं मार्च और अप्रैल में यह करवाई जाने की बात सामने आ रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि पिछले साल के मुकाबले इस साल विद्यार्थियों की संख्या में इजाफा हुआ, जो कि खुशी की बात है। उत्तराखंड बोर्ड की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की वर्ष 2023 की जो परीक्षाएं हैं वो अब प्रारंभ होंगी। प्रयोगात्मक परीक्षाएं हमारी फरवरी माह में कंप्लीट हो जाएंगी। उसके पश्चात जो लिखित परीक्षाएं हैं वो हम मार्च और अप्रैल 2 महीने में कंप्लीट करेंगे। तो इसी की हम तैयारी करने जा रहे हैं कि कितने केंद्र होंगे। सभी जिलों में लगभग 1333 परीक्षा केंद्र हम बनाने जा रहे हैं। अभी उसकी समीक्षा ही चल रही है। सारे जिलों के मुख्य शिक्षा अधिकारी यहाँ पे आए हैं और किस प्रकार से केंद्र का निर्धारण होगा, सुचारू रूप से परीक्षाएं किस प्रकार से संचालित होगी, इसकी समीक्षा और इस पर डिस्कशन किया जा रहा है। और वहीं रुद्रपुर में झा कॉलेज के बैकग्राउंड में लगे कूड़े के अंबार के लिए प्रोसेसिंग प्लांट लगाया जा रहा है, जिसका आज मेयर रामपाल सिंह ने निरीक्षण किया। और मेयर का कहना है कि लगभग 3 महीने के भीतर यह प्लांट अपना काम करना शुरू कर देगा, जिसके तहत गीले कूड़े को रिसाइकिल कर सीएनजी उत्पादन इसका किया जाएगा। रोड पर बना कूड़े का पहाड़ भी हटाया जाएगा। देखिए, शरीर किसी भी शहर के लिए साफ़ सफाई एक बहुत बड़ा मुद्दा होता है और उसमें कूड़ा हमारी नहीं, पूरी ये इंटरनेशनल प्रॉब्लम है। अब लेकिन ये कूड़ा तब तक कूड़ा है जब तक ये मिक्स फॉर्म में आता है। जैसे ही कूड़ा सेग्रीगेट होकर अलग होता है, गीला अलग और सूखा अलग हो जाएगा, तो ये एक तरीके से हमारे लिए एक एसेट है, हमारे लिए एक धरोहर है, हमारे लिए एक संपत्ति हो जाती है। जैसे कि हम लोगों ने जो प्लांट सीबीजी प्लांट लगाने जा रहे हैं, इस प्लांट में गीला कचरा आएगा। उस गीले कचरे से हम कंप्रेस्ड बायोगैस बनाएंगे और कंप्रेस्ड बायोगैस से फिर जैसे जस्ट लाइक उसको हम सीएनजी के तौर पे यूज़ कर सकते हैं फ्यूल के लिए। तो इस तरह से जब हम करेंगे तो निश्चित रूप से हमारा जो कूड़े का पहाड़ है, जो हमारे लिए बहुत बड़ी समस्या भी है और हमारे शहर पे एक बदनुमा दाग भी कह सकते हैं, वो निश्चित रूप से दूर होगा। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।